हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अ जनरल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें आप लोगों ने ये जाना कि किसी वस्तु की कीमत जितने कंज्यूमर्स होते हैं उनके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की शक्तियों का जब परस्पर क्रिया होती है उस पर निर्भर करती है, और जो व्यक्तिगत फर्म होती है उसका इक्विलिब्रियम उस प्राइस आउटपुट पर होता है जहाँ पर कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट समान होते हैं। वितरण के सिद्धांत में या थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम उत्पादन के साधनों की सेवाओं की कीमतों के निर्धारण की व्याख्या करेंगे। अतः थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के जो हमारे साधन हैं, जो हमारे वो हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये प्रमुख हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं। और इनके जो है इनको कीमतों के रूप में, पुरस्कार के रूप में क्या मिलता है, जैसे हम कह सकते हैं वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत भूमि को रेंट मिलता है, श्रम को मजदूरी या वेजेस मिलते हैं, पूंजी पर ब्याज, और एंटरप्रेन्योर को या उद्यमी को जो मिलता है वो लाभ प्राप्त होता है पुरस्कार के रूप में। यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जो आप लोगों को अच्छे से समझने का है कि कीमतों के निर्धारण से तात्पर्य वस्तुतः साधनों की कीमतों का निर्धारण नहीं, बल्कि उनकी सेवाओं की कीमतों का निर्धारण है। उदाहरण के लिए हम ये जैसे समझें कि जब हम व्याख्या करेंगे कि भूमि की प्रति एकड़ कीमत क्या है, तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। हम इसमें किसकी व्याख्या करेंगे कि भूमि के प्रयोग का क्या किराया निर्धारित होता है। इसी प्रकार हम यह नहीं बताते हैं कि श्रमिक कितने में बेचे और खरीदे जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बेचे और खरीदे जाने वाले मानव को गुलाम कहते हैं। हमें यह देखना होता है कि एक श्रमिक को एक दिन में काम करने की कितनी मजदूरी मिलती है। श्रमिक अपने आप को नहीं बेचता, बल्कि अपनी सेवा बेचता है। स्पष्ट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वस्तु या पदार्थ तो अवश्य बिकते हैं और बाजार में उनकी कीमत भी बनती है, किंतु उत्पादन के साधन स्वयं नहीं बिकते, बल्कि उनकी सेवाओं का मूल्य बाजार में निर्धारित होता है। एक और बात जो यहाँ पर स्पष्ट आप लोगों को होना चाहिए वो ये है कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की व्याख्या नहीं करते हैं, बल्कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की व्याख्या करते हैं। और इसके फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में विभिन्न साधनों की सेवाओं की कीमतों के निर्धारण की विवेचना हम लोग करेंगे, और इस बात की नहीं करेंगे कि समाज के विभिन्न व्यक्तियों में राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार होगा। विभिन्न व्यक्तियों में आय का वितरण न केवल व्यक्तियों के साधनों की कीमतों पर निर्भर करता है, बल्कि इस पर भी कि वे कितनी साधनों की मात्रा के स्वामी हैं। एक और टर्म जो यहाँ पर समझने का है वो ये है माइक्रो और मैक्रो थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इसमें हम लोग उत्पादन के साधन जो हैं उनके पुरस्कार अथवा पारिश्रमिक की दरें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। अन्य शब्दों में, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने बात किया पहले, कि उत्पादन साधनों की सापेक्ष कीमतें, रिलेटिव प्राइस, जैसे श्रमिकों की मजदूरी दर, भूमि पर लगान, पूंजी पर ब्याज की दर किस प्रकार निर्धारित होती है, इसके बारे में व्याख्या करते हैं। इसके विपरीत जब हम मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में विभिन्न साधनों के समस्त भागों के निर्धारण की व्याख्या करते हैं, और इन समस्त जो भाग हैं राष्ट्रीय आय के, जो साधनों के जो इन नेशनल इनकम में जो शेयर हैं, वो उन्हें परसेंटेज या अनुपात के रूप में उसकी विवेचना हम लोग करते हैं। और इसको जो है वितरण के समष्टिपरक सिद्धांत के विभिन्न साधनों के सापेक्ष भागों की व्याख्या करने के कारण ही इसे जो है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स भी कहा जाता है। इस प्रकार वितरण का समष्टिपरक सिद्धांत यह बताता है कि राष्ट्रीय आय में श्रमिकों का समस्त भाग, अर्थात सभी श्रमिकों की प्राप्त मजदूरियों का जोड़
या देश के सभी उद्यमकर्ताओं को राष्ट्रीय आय से कितना कुल लाभ प्राप्त होता है इत्यादि किस प्रकार निर्धारित होते हैं, इसकी जो है हम लोग स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स या थ्योरी ऑफ मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एक और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए आगे की थ्योरीज पढ़ने से पहले। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आप कई तरह की थ्योरीज आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि रेंट की थ्योरी है, वेज की थ्योरी है और लाभ की यानी इंटरेस्ट की थ्योरी है। तो जब हम डिफरेंट थ्योरीज़ को जब पढ़ेंगे तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होने चाहिए। उसमें से एक प्रमुख बात ये है कि सबसे प्रमुख बात ये है यहाँ पर कि पदार्थ की जो जिस प्रकार पदार्थ का जो है मांग का कीमत का निर्धारण उनकी मांग और पूर्ति के प्रति जहाँ पर वो एक दूसरे को कट करते हैं या क्रॉस करते हैं उसकी सहायता से हम व्याख्या करते हैं। उसी प्रकार से साधनों की कीमतों के निर्धारण की जो व्याख्या करेंगे वो भी मांग और पूर्ति की सहायता से ही या डिमांड और सप्लाई की सहायता से ही की जाएंगी। अर्थात जो मार्केट सिस्टम है, जो हमारा बाजार तंत्र है, कीमत तंत्र, उसके द्वारा जो है मांग और पूर्ति के द्वारा जो है इसको साधन को निर्धारित कीमत उसकी होगी और उस साधन की जो प्रयोग की जाने वाली मात्रा है वो कितनी मात्रा प्रयोग की जाएगी वो भी मांग और पूर्ति के द्वारा डिसाइड होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बाजार की जो स्वतंत्र शक्तियां हैं मांग और पूर्ति वे ही विभिन्न साधनों की आय निर्धारित करती हैं। यह कोई संस्थागत या अन्य कोई नियम कानून से तय नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से वितरण का जो है जब आगे आप पढ़ेंगे वितरण का नियो क्लासिकल थ्योरी, उसमें आय के कार्यात्मक वितरण की कैसे व्याख्या करेंगे इसको आप लोग पढ़ेंगे, बल्कि व्यक्तिगत वितरण की नहीं। तो आप लोगों ने अभी तक जो है जाना कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो है यह बाजार तंत्र के द्वारा निर्धारित होगा। कीमत और पूर्ति, मांग और पूर्ति, डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करेगा साधन का कीमत, ना कि किसी दूसरी संस्था पर। तो ये एक और जो बात समझने की है कि वो यह है कि वैल्यू, कीमत, उत्पादन और वितरण के बीच जो है इंटर रिलेशनशिप होती है। किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मूल्य, उत्पादन और वितरण जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। मूल्य जो है हम जान रहे हैं कि ये जो हमारा पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं के अंतर्गत उत्पादन के जो साधन होते हैं वो सीमांत उत्पादन के मूल्य के अनुसार पुरस्कृत होते हैं, परंतु एक साधन के जो सीमांत उत्पादन का मूल्य होता है वह साधन का सीमांत भौतिक उत्पादन यानी फिजिकल प्रोडक्शन जो होता है उस पदार्थ की कीमत का गुना होता है। मतलब आप ये इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि साधन जो होते हैं वो उनकी डिमांड मार्केट में नहीं होती है। मार्केट में जो है पदार्थ की मांग होती है। उपभोक्ता जो है वो डायरेक्ट जो है किसी साधन की मांग नहीं कर रहा है। उपभोक्ता किस चीज़ का डिमांड करता है? प्रोडक्शन, पदार्थों का डिमांड करता है, गुड्स का डिमांड करता है। तो जब वो गुड्स की का डिमांड बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में जो है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं डिमांड बढ़ाने पर, और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो पुनः साधन का डिमांड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में साधन की मांग डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट होती है। तो इस प्रकार यह भी कह सकते हैं कि एक साधन की मांग जो होती है वो डिराइव होती है पदार्थ की मांग से। पदार्थ की मांग से ही वो व्युत्पन्न होती है साधन की मांग, और जिसको कि वो जिस पदार्थ को उत्पादित करने में वो साधन सहायता करते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मूल्य और साधन को प्राप्त होने वाली कीमत या आय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इसी प्रकार उत्पादन और वितरण ये भी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कैसे? इसको जो है हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो है
एक साधन को उसके सीमांत उत्पादन अर्थात कुल उत्पादन में उसके योगदान के अनुसार भुगतान किया जाएगा। तो एक साधन का सीमांत उत्पादन जितना ही अधिक होगा वह उतना ही अधिक पुरस्कार या आय प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हम लोग ने ये देखा कि साधन जो है किसी न किसी प्रकार उत्पादन जो है वो वितरण एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो कुछ बातें जो हैं आप लोगों ने जो है जनरल एनालिसिस में थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जान ली कि प्रमुखतः कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, मुख्य क्या क्या बातें हैं इसकी, और आगे जो है उत्पादन जो है घनिष्ठ रूप से वितरण से संबंधित है, और उत्पादन जो है मूल्य वितरण जो है मूल्य एक दूसरे से उत्पादन सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आगे जो है आप लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या वेजेस। तो आज इतना ही, धन्यवाद।